नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को उनके कथित ऑडियो को लेकर बीजेपी ने घेर लिया है। बीजेपी ने दावा किया है कि दिग्विजय सिंह ने ट्विटर की क्लब हाउस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर पुनर्विचार करेगी। इस क्लब हाउस की कथित ऑडियो को ट्विटर पर बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया है। मालवीय ने लिखा है कि क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी के शीर्ष सहयोगी दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। सच यही तो पाकिस्तान चाहता है। दिग्विजय सिंह ने अपनी कथित ऑडियो चैट को लेकर इंडिया टुडे से बात करते हुए सफाई में कहा कि हो सकता है कि कुछ नेता करेंगे और विचार के बीच के अंतर को नहीं समझते हों। सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संसद में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और इसे हटाने के तरीके का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इस फैसले में इलाके के लोगों को शामिल नहीं किया गया था। बता दें, क्लब हाउस की इस कथित ऑडियो क्लिप में दिग्विजय सिंह को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जब उन्होंने कश्मीर से 370 को हटाया तो वहां लोकतंत्र नहीं था, वहां इंसानियत नहीं थी। जब उन्होंने सभी को सलाखों के पीछे डाल दिया था और कश्मीरियत धर्मनिरपेक्षता का आधार है, क्योंकि एक मुस्लिम बहुल राज्य में हिंदू राजा था और वे साथ काम करते थे। यहाँ तक कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। इसलिए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने और इसके राज्य के दर्जे को रद्द करने का निर्णय अत्यंत दुखद निर्णय था। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर फिर से विचार करेगी। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले श्रोमणी अकाली दल ने बड़ा दांव चल दिया है। अकाली दल ने चुनाव के लिए BSP के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में BSP 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है यह कदम पंजाब में दलित समुदाय के वोटों को अपने पाले में लाने के लिए उठाया गया है। भारत में दलितों की सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में है और ये 32% के आसपास है। पंजाब में फरवरी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अकाली दल का बीजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में उसे एक नए सहयोगी दल की जरूरत थी, जिसकी वह तलाश भी कर रहा था। लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को जैविक हथियार बोलने के कारण फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना पर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब इसके विरोध में 15 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पार्टी के लक्षद्वीप प्रमुख सी अब्दुल खादर हाजी को 12 नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया है कि लक्षद्वीप में भाजपा इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि कैसे वर्तमान प्रशासक पटेल की हरकतें जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और लोगों के लिए अत्यधिक पीड़ा का कारण हैं। पत्र में राज्य बीजेपी अध्यक्ष से कहा गया है कि आप ये भी जानते हैं कि लक्षद्वीप के कई भाजपा नेता पहले ही प्रशासक और जिला कलेक्टर के विभिन्न गलत कामों पर बोल चुके हैं। बता दें, सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत बीजेपी के राज्य अध्यक्ष अब्दुल खादर हाजी ने ही कराई है। लक्षद्वीप में इस्तीफा देने वाले बीजेपी नेताओं ने आयशा सुल्ताना के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस के विरोध में लिखे पत्र में कहा कि ऐसे समय में जब भाजपा कार्यकर्ता प्रशासक के अलोकतांत्रिक कदमों की आलोचना कर रहे हैं, आयशा सुल्ताना के खिलाफ उनके परिवार और उनके करियर को बर्बाद करने वाला झूठा और अनुचित मामला दर्ज किया गया है। चिट्ठी में प्रशासक के फैसलों को भी जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और लोगों के लिए परेशानी के कारण बनने वाला बताया गया है। बता दें, एक टीवी डिबेट के दौरान आयशा सुल्ताना ने लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को जैविक हथियार कह दिया था और उनको ही लक्षद्वीप में कोरोना फैलाने का दोषी बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करा दिया। मशहूर दार्शनिक व भाषाविद नोम चोम्स्की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लोगों और यूरोपीय संसद के सदस्यों ने भीमा कोरेगांव मामले में जेलों में बंद लोगों को रिहा करने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में गुजारिश की है कि भारतीय जेलों की स्थिति बदहाल है, स्वास्थ्य की देखभाल की उचित व्यवस्था नहीं है, लिहाजा इन लोगों को छोड़ दिया जाए। ये चिट्ठी भारत के मुख्य न्यायाधीश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है। इस पर दस्तखत करने वालों में दार्शनिक नोम चोम्स्की, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार वोल सोइनका के अलावा भी कई मशहूर हस्तियां शामिल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा पिछले हफ्ते जारी की गई एक रिपोर्ट में राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की तारीफ की है और लॉकडाउन में गुजरात को वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए इस योजना को जीवन रक्षक के रूप में बताया है।
रिपोर्ट में मुख्य रूप से दाहोद के आदिवासी जिले के गांव के उदाहरणों का हवाला देते हुए कोरोना के बाद ग्रामीण इलाकों में फिर से हालात बेहतर करने के लिए राज्य सरकार को मनरेगा को लेकर फिर से नई रणनीति बनाने की सलाह भी दी गई है। बता दें, मनरेगा को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार ने 2006 में शुरू किया था। हालांकि पीएम मोदी ने इस योजना को कांग्रेस सरकार की विफलता करार दिया था और कहा था कि वो इसका ढिंढोरा पीटते रहेंगे। महामारी की मार झेल रहे आम आदमी को महंगाई भी छोड़ने के मूड में नहीं है। खाद्य तेलों की कीमतों के साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में जहां 27 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 30 पैसे हो चुकी है और डीजल की कीमत 94 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जून को देश भर में राज्यपालों के आवासों के घेराव का ऐलान किया है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को कहा कि 26 जून को आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। घेराव करने वाले किसानों के हाथ में काले झंडे होंगे और हर राज्य के राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजा जाएगा। किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा 24 जून को संत रविदास जयंती भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर मनाई जाएगी। भारत ने कहा है कि वह पाकिस्तान सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है। हालांकि इस बात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है कि वो एक अनुकूल माहौल बनाए और भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का उपयोग न करने दे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन में काउंसलर आर मधुसूदन ने ये टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में की है। कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की ओर से दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर टैक्स की दर को कम कर दिया गया है। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन की खरीद कर रही है, उस पर जीएसटी भी दे रही है। भारत में जहां कोरोना वैक्सीन के 2 टीकों के बीच के अंतराल को बढ़ाया गया है, इस बीच अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि अगर कोरोना टीकों की 2 खुराकों के बीच का अंतराल अधिक रखा जाएगा तो इससे कोरोना के किसी नए वेरिएंट से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। एनडीटीवी से बात करते हुए फाउची ने कहा कि उचित तो ये होगा कि फाइजर के कोरोना टीके की 2 खुराकों के बीच 3 सप्ताह और मॉडर्ना की 2 डोज के बीच 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि अगर आपके पास टीकों की उपलब्धता कम है तो अंतराल को बढ़ाना जरूरी हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।